वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में यानी मैथ्स पार्ट 29 के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हल समकोण त्रिभुज के आधार पर किया जाता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्नों का भी हल समकोण त्रिभुज के आधार पर ही किया जाएगा और होता है। तो आए पहले आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त कर लें। आप लोगों के सामने हम दो समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखें। हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी है पहला, और दूसरा है डी ई एफ। हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है, कोण सी है 45 डिग्री का है। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 45। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब विशेष बातें क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज में सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वे 45 डिग्री के होते हैं, तब क्या होता है? उनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए यह कोण जो सी है वो 45 डिग्री का है, तो उनके सामने की भुजा जो ए बी होगी वो कोण ए जो कि 45 डिग्री का है उसके सामने की जो भुजा होगी बी सी के बराबर होगी। यानी लंब बराबर आधार होगा या आधार बराबर लंब होगा। यानी ए बी बराबर बी सी या बी सी बराबर, यह जान गए? हाँ, अब आगे बढ़े। अब इस त्रिभुज में है तो इसका कंक्लूजन आप लोग समझ लें कि क्या होगा। भुजाओं का अनुपातिक मान क्या होगा, उनका संबंध क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए tan थीटा हम ले लिए, tan थीटा का मान कितना है समकोण त्रिभुज एबीसी में? tan थीटा बराबर क्या है? tan 45 डिग्री है। अब बराबर क्या होता है? tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का मतलब 1/1। तो tan 45 डिग्री के सामने की भुजा मान लीजिए 1 है, इस tan 45 डिग्री के सामने की भुजा ये 1 है। तो लंब 1 हो और आधार भी 1 हो तो यह जो AC है यह क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है? हो जाता है √2 हो जाता है। वो तो जानिए रहे आप लोग कैसे होता है। हाँ, कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो अंडर √2 होगा, वही यहाँ √2 है। अनुपातिक मान क्या हो गया इसका? देखिए, ये वैरी कर सकता है लेकिन अनुपात में कोई अंतर नहीं हुआ। जब 45 डिग्री का कोण हो किसी समकोण त्रिभुज में, तब क्या होता है? उसका अनुपातिक मान भुजाओं का 1 होता है, अनुपात 1 होता है, अनुपात √2 होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, समझ गए? 45 डिग्री का होगा तो भुजाओं का अनुपातिक मान क्या होगा? 1 होगा, अनुपात 1 होगा, अनुपात √2 होगा। यानी लंब मानिए 1 होगा तो उसका अनुपात आधार का भी 1 रहेगा, और कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। चलें अब देखें इस समकोण त्रिभुज DEF में, तो इसमें ई जो कोण है वो 90 डिग्री का है,
एफ जो है यह एफ वो मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। हाँ, यह पूरा कोण 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा? ये तो जानिए गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जोड़ लीजिए 60, 30, 90, 90, 180 हो गया। चलिए, अब इनका कोणों से भुजाओं का अनुपातिक मान क्या होगा वो देख लें। तो इसमें था कि दोनों जो पूरक कोण थे वो समान थे, इसलिए लंब बराबर आधार हुआ, चाहे आधार बराबर लंब हुआ। लेकिन इसमें वैसा बनावट नहीं। इसमें पूरक कोण एक 30 का है तो दूसरा क्या है? 60 डिग्री का है। अंतर है, समान नहीं है, इसलिए इनके भुजाओं में क्या अनुपात होगा उसको देख लें। 30 डिग्री के सामने की भुजा मान लीजिए ए ही है, और 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? ई एफ है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? डी एफ है। तो इसमें अब भुजाओं का अनुपातिक मान देखें। मान लीजिए 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा? 1 इंटू √3 अब बराबर क्या हो जाएगा? √3। 90 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 बराबर 2। यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा का मान 1 रहेगा तो 60 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपातिक मान √3 होगा, यानी 1, यही 1 इंटू √3 होगा बराबर √3। और 90 डिग्री के सामने की भुजा का मान, हाँ, इसी 1 का, यानी 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगना होगा बराबर 2 हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग? क्या समझे? अब उसको यहाँ थोड़ा हम क्लेरिफाई कर देते हैं। चलिए, अब देखिए ये वेरी कर सकता है। यहाँ मान लीजिए ये अनुपातिक मान हुआ, और मान लीजिए यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2√3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 4। मान लीजिए 10 हुआ, 10 हुआ तो यहाँ 10√3 हो जाएगा, और यहाँ 10 इंटू 2 हो जाएगा। माने ये वैरी कर सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है। नहीं, अब आप लोग समझिए तो क्या कंक्लूजन निकला उसको आप लोग देख लें। चलिए यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 30 डिग्री हो, तो दूसरे पूरक कोण का मान निश्चित रूप से 60 डिग्री का होगा, और तीसरा कोण जो है वो 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो देखिए 30 और 60, 90 और 90, 180, तीनों कोणों का योगफल 180 हुआ। तो 30 डिग्री के जब सामने की भुजा मान लीजिए 1 रहेगी, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा? 1 इंटू √3, जैसे कि यहाँ बताए हैं, बराबर क्या हो जाएगा? √3। और 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2। माने जो 30 डिग्री के सामने की भुजा होगी उसके दुगुना हो जाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपातिक मान, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो रहा 30 से 60, और उसके बाद 90, माने असेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब मान लीजिए ये तो 30 डिग्री के सामने की भुजा मान लीजिए 1 है, तब हम 60 डिग्री के सामने की भुजा का मान ज्ञात किए अनुपातिक, और 90 डिग्री के सामने की भुजा का मान ज्ञात किए। लेकिन मान लीजिए 60 डिग्री के सामने की भुजा का मान दिया हुआ, क्या मान दिया हुआ हो? मान लीजिए √3। चलिए, तो अब अनुपात जो होगा 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या हो जाएगा? हाँ, जब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे तब √3 का यहाँ पर गुणा किए, और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे यानी 60 से 30 की तरफ चलेंगे तो मान तो कम ही ना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? √3 में √3 का भाग दे देंगे। यहाँ देखिए जो 30 डिग्री का मान था उसमें क्या किए? √3 का गुणा कर दिए। लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री का जो मान √3 दिया हुआ है उसमें अब √3 का भाग कर देंगे, गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि 60 से 30 डिग्री के सामने की भुजा का मान कम होगा। कैसे? तो हाँ,
छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, और बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो पूरक कोण आपस में बराबर नहीं हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, और यदि दोनों पूरक कोण आपस में बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जैसे कि इस त्रिभुज में हम देखा है। अब आप लोग जान गए। तो और 90 डिग्री का मान गया, देखिए तो इकट गया बराबर 1 हो गया, तो √3 अनुपात 1 होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तब, और 90 डिग्री का तो जानिए कि 30 डिग्री का मान मालूम हो गया, अनुपातिक मान, तो 90 डिग्री का भी मान मालूम हो जाएगा, क्या इसके दुगना हो जाएगा, 1 × 2 बराबर 2, यानी 90 डिग्री के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यह कांस्टेंट रहे। हाँ, इस हालत में अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे तो अनुपातिक मान है, जब सब वैरी करेंगे तो यह भी वैरी करेगा, नहीं करेगा। मान लीजिए 1 है, यहाँ 5 हो गया, 30 डिग्री के सामने की भुजा का मान 5 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 √3 हो जाएगा, यहाँ 5 × 2 बराबर 10 हो जाएगा। हाँ, मैंने 30 डिग्री से 60 डिग्री में चलें या 60 डिग्री से 30 डिग्री में चलें, असेंडिंग में चले या डिसेंडिंग में चलें, उस हालत में माने इसमें कोई बदलाव नहीं है, आप लोग जैसा देखते हैं। लेकिन जब भुजा का मान वैरी करेगा तो उसके मुताबिक वो भी वैरी करेगा, जैसा कि हम बता दिए। तो चलें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इतना समझ गए कि छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी, और बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में बड़ी बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज में आपस में बराबर होती है। बराबर कब होंगी, जबकि दोनों उनके पूरक कोण 45-45 डिग्री के होंगे, नहीं तो बड़े छोटे न हो जाएंगे। मान लीजिए एक 40 हुआ तो यहाँ 50 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 90 होबे करेगा। तो हर हालत में जब दोनों पूरक कोण बराबर होंगे तो वो 45 डिग्री के ही होंगे। हाँ, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब चलें आगे चलते हैं। अब आप लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, जिनकी हाइट एंड डिस्टेंस में प्रधानता होती है। तो अब आप लोग जानेंगे कि वे किस तरह से आपस में बराबर होते हैं, और उनसे बने हुए जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। यह जानकारी शायद ही आप लोगों को मिली होगी, आज मैं उस पर चर्चा अवश्य करूँ। तो आए देखें। हाँ, वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आप लोग जानेंगे क्या, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, हिंदी में बराबर क्या हो गया, अवनमन कोण। चलिए हो गया। अब आए, अब देखें कि उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण कब बनता है। मान लीजिए यहाँ किसी व्यक्ति का क्या है, आँख है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसका आँख है यहाँ पर, और यदि व्यक्ति कोई सामान्य रूप से खड़ा रहेगा, सामान्य अवस्था में रहेगा, तो नेचुरली वह सामने देखता है। तो यह आँख कहाँ देखेगा, सामने, सामने ऐसे देखेगा सीधे। लेकिन मान लीजिए इसी आँख को
ऊपर कोई वस्तु या व्यक्ति को देखना हो, यहाँ पर हो, तब इसको ऊपर उठा करके सर को देखना पड़ेगा। तो उस समय एक कोण बनेगा। तो वही कोण जो होता है वही उन्नयन कोण है। देखिए कोण बन रहा है ना, यहाँ सामान्य अवस्था में था तो सीधे देख रहा था, लेकिन इससे ऊपर कोई वस्तु या व्यक्ति को देखना हुआ तो नज़र उठा करके देखेगा तब न यहाँ देखेगा। तो इससे यहाँ पर जो कोण बन गया, इससे मान लीजिए यहाँ वो वस्तु है चाहे व्यक्ति है, तो यह जो कोण बना थीटा, यह क्या हुआ, यही उन्नयन कोण हुआ, यही उन्नयन कोण हो गया। और अवनमन कोण कब बनेगा, जब ऊपर से मान लीजिए ऊपर यहाँ पर किसी व्यक्ति का आँख है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, उसका आँख यहाँ है, तो सामान्य अवस्था में रहेगा तो यह भी सीधे देखेगा ऐसे, यहाँ से चलिए हो गया, तो सीधे देखेगा। लेकिन इस आँख को यहाँ जो वस्तु है चाहे व्यक्ति है उसको देखना हो तो सर झुका करके देखना पड़ेगा, आँख को नीचे करके देखना पड़ेगा। तो नीचे करके देखेगा, जो सीधे यह देख रहा था अब उसको देखना पड़ा यहाँ, तो यहाँ जो है यह कोण बनी, आँख को नीचे करके देखने में यहाँ ऐसे, तो यह कोण थीटा जो बना वह क्या हुआ, अवनमन। यानी नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखने पर किसी वस्तु या व्यक्ति को उससे जो कोण बनता है आँख के साथ, वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। यह जान गए। अब आए, अब मान लीजिए इसको, मान लीजिए ये दोनों जो है क्या है, समानांतर रेखा है, या यह सीधे दिखता है और यहाँ से यह इधर सीधे दिखता है, तो ये समानांतर रेखा है। तो आप लोग ज्यामिति में पढ़े होंगे कि दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यकवेदी रेखा काटे तो उससे बने हुए कोण जो होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो यही मान लीजिए दो समानांतर रेखाएं हैं, इसको मान लीजिए, और यही तिर्यकवेदी या छेदी रेखा है जो कि यहाँ पर काटता है इन दोनों को, और इनसे जो कोण बनते हैं, यह थीटा बना, यह थीटा बना, यह एकांतर कोण हुआ, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए। चलिए अब विशेष चर्चा करने। अब मान लीजिए इस रेखा पर हम यहाँ से लंब डाल दिए, और इस रेखा पर ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा की है, तो ये भी समानांतर रेखा है, तो इस पर भी हम यहाँ से लंब डाल दिए ऐसे। हाँ, हाथ से बना रहे हैं, देखिएगा थोड़ा इधर उधर हो, तो यह लेकिन लंब डाल दिए हम किस पर, इस रेखा पर, समानांतर रेखा पर हम यहाँ से लंब इस पर डाल दिए, और इस समानांतर रेखा पर यहाँ से लंब इस पर डाल दिए। तो जब लंब डाले तो इससे जो कोण बना वो 90 डिग्री का हुआ, और यहाँ भी यह कोण जो है वो 90 डिग्री का हुआ। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो और दूसरा कोण थीटा हो, तो उसका पूरक कोण तीसरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यह कोण 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा। और इसमें भी देखिए वही है, 90 डिग्री का है, ये थीटा है, तो इसका पूरक कोण जो होगा यह भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यह 90 है, यह 90 माइनस थीटा है, यह थीटा है, तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। और इसमें भी 90 माइनस थीटा है, तो थीटा थीटा कट जाएगा, तो तीनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो साथियों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ये जो दो त्रिभुज हैं, एक यह है और एक यहाँ से ऐसे है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। देखिए जब तीनों कोण बराबर हो गए आपस में, तो भुजाएं भी निश्चित रूप से आपस में बराबर होंगी। तो त्रिभुज जो है यह क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, हर हालत में एक दूसरे के बराबर हो गया। समझ गए? तो चलिए, अब इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन
इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबरे हो गए, उन्नयन कोण बने या अवनमन कोण बने, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन का ज़्यादा उपयोग करते हैं हल करते समय, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए अब आगे, अब आए आप लोग प्रश्नों को देखें। अब आप लोगों के सामने कुछ प्रश्नों को रख रहे हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। साथियों, हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न करीब करीब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इसलिए इसके बारे में आप लोग विशेष जानें और अच्छी तरह से जानें। तो चलें प्रश्न एक देखें। पहला प्रश्न क्या है? 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो कार टावर से कितनी दूर है? हो गया। तो साथियों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, उस आधार पर तो आप लोग देखते देखते हल कर दिए। मान लीजिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो, तो उस हालत में आधार और लंब आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं पहले। तो इसमें तो बिना हल कर किए ही आप लोग उत्तर जान गए होंगे कि जो 125 मीटर है ऊंचा, यह लंब के रूप में काम कर रहा है, और जो कार और टावर के बीच की दूरी है वो आधार हो जाता है। तो लंब बराबर क्या होता है? आधार होता है। कब? जबकि समकोण त्रिभुज में एक कोण उसका 45 डिग्री का होता है। तो एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 से होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग तो हल कर दिए। ऑप्शन में क्या है? ए है 125 मीटर, बी है 60 मीटर, सी है 75 मीटर्स और डी है 95 मीटर। साथियों, यह प्रश्न जो है एसएससी, सीजीएल, पीटी 2013 में आया हुआ है। तो देखिए, मौखिक आप हल कर दिए। हाँ, जो है ए है वो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। अब इसको हल देख लें, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। चलिए, मान एक हम मीनार यहाँ खींच दिए, मीनार बने वही ऊंचा टावर खींच दिए, सॉरी। इसकी ऊंचाई कितना है? 125 मीटर है। और प्रश्न के अनुसार, और जो टावर से कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मान लीजिए कार यहाँ है, तो इसका टावर से मान लीजिए यहाँ है, कार का जो अवनमन कोण है, हाँ अवनमन कोण तो जानिए रहे हैं, अब तो बताना नहीं है। हाँ, यहाँ से ऐसे बना, तो यहाँ अवनमन कोण बना, ऐसी बात नहीं है। तो यह कितना है? 45 डिग्री है, तो यह भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब तो आप लोग जानिए गए होंगे, यह 90 डिग्री का हो गया, तो यह भी क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो अब तो जानिएगा कि जब 45 डिग्री का समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है, तो आधार बराबर लंब होता है या लंब बराबर आधार होता है। तो लंब यहाँ दिया है, तो आधार भी 125 नहीं हो गया मीटर, ये 125 मीटर है, तो ये भी 125 मीटर है। लेकिन आइए tan थीटा से भी आप निकाल सकते हैं।
तो उसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है थोड़ा, ऐसे ही देखते देखते आप लोग हल कर देंगे। तो देखिए tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan हम 45 डिग्री ले लिए हैं, तो क्या होता है लंब बटा आधार, तो 125 हो गया। अब बटा आधार कितना हुआ, आधार मान लीजिए ये मालूम नहीं है, हाँ हाँ इससे हम निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ x मान लिए तो x हो गया। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 125 बटा x हो गया, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 125 मीटर। तो यहाँ क्या हो गया 125 मीटर हो गया ना, 125 यहाँ देखिए यहाँ टिक किए थे, तो टावर से कार की दूरी कितना होगी 125 मीटर। तो साथियों हुआ ना फायदा, मिनटों का काम सेकंडों में हल कर देंगे आप लोग। चलें अब इसको हटाते हैं, एक और प्रश्न देख लें। एक और प्रश्न देखें, कह रहा है कि दूसरा प्रश्न देखें, 200 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का और नमन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार से बिंदु की दूरी क्या होगी। मीनार से बिंदु की क्या हो। तो साथियों अब तो आप लोग जान गए होंगे कि जब समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो आधार और लंब आपस में बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ऊंची मीनार है तो यह लंब का काम कर रहा है, और जो मीनार से बिंदु की दूरी है वो क्या है आधार के रूप में काम कर रहा है। तो लंब बराबर आधार हो गया, तो लंब 200 मीटर है तो आधार भी 200 होगा, तो यानी मीनार से बिंदु की दूरी कितनी होगी 200 मीटर होगी। ऑप्शन देख लें, मौखिक हल कर दिए, लेकिन ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है, यह भी प्रश्न आया हुआ है। हाँ, एसएससी सीजीएल पीटी 2012 में यह भी प्रश्न आया हुआ है। तो चलें इसके ऑप्शन को देख लें, और अब तो आप लोग मौखिक हल कर दिए। 200/√3 मीटर ए है, ऑप्शन में दिया हुआ है। बी क्या है 200 मीटर। सी कितना है 200/√3 मीटर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हो गया ऑप्शन न, ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। जैसा कि पहले बता चुके हैं, तो इसे हल भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक मीनार हम खींच दिए हैं, या मीनार मान लीजिए मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी है 200 मीटर है, और कह रहा है कि शीर्ष से एक बिंदु का अवनमन कोण, शीर्ष इसका ही हुआ, और कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ है, अवनमन कोण यहाँ बन रहा है। इस शीर्ष से ऊपर से नीचे ही ना अवनमन कोण बनता है। ऊपर से नीचे जो कोण बनेगा वो अवनमन होगा, और नीचे से ऊपर बनेगा वो उन्नयन होगा। तो अवनमन कोण कह रहा है, तो यहाँ से इस बिंदु के साथ क्या बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है। कितना अवनमन कोण देखिए, यहाँ ये जो
यहाँ से जो यहाँ देखा जा रहा है तो ये अवनमन कोण हुआ। तो ये कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो यह भी कोण जो हो जाएगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। हाँ, यह 90 डिग्री का है तो यह भी 45 डिग्री का पूरा कोण हुआ तो हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, जब 45 डिग्री का है तो लंब है उतना ही आधार हो जाएगा। अब कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मौखिक के पहले ही बताए थे। तो देखिए हो गया। ऐसे tan थीटा पर भी निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री बराबर क्या है? मान लीजिए मान नहीं दिया हुआ है, हाँ इसको अब इस पर हल कर रहे हैं। तो 200 लंब बटा आधार होता है, आधार नहीं मालूम है, मान लीजिए x है तो x लिख दिए। tan 45 डिग्री का 1 मान हुआ। अब यहाँ हो गया क्या? 200 अब बटा x हो गया। तो x बराबर क्या हो गया? 200। तो देखिए x बराबर क्या हो गया? 200 मीटर हो गया। तो साथियों आज बस इतना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ साथियों, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे ताकि वो लोग भी लाभ उठाएं और अगले सेशन में इससे जटिल प्रश्नों को, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ आवश्यकतानुसार। तो ठीक है, पुनः आप लोगों का इस सेशन में स्वागत है। धन्यवाद।